हेलो एवरीवन। कल हमने मैक्रोस्कोपिक स्टडी का पूरा देखा था कि उसके क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या लिमिटेशन है। तो इसके मेरिट्स में हमने ये देखा था कि इसके अंदर हम लोग को कम पोस्टुलेट्स में और कम अजम्पशंस में पूरी थ्योरी मिल जाती है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पूरा डेटा मिल जाता है और उससे हम लोग लॉ फॉर्म कर लेते हैं। और यही इसका लिमिटेशंस था कि इसमें जो अजम्पशंस रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं और उसकी वजह से कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, हमसे हमारे स्कोप से बाहर रह जाती है या फिर अनटच्ड रह जाती है। तो ये अब इसका जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी एग्जिस्टेंस में आई। तो आज हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी को पढ़ने वाले हैं। कल हमने ये भी देखा था कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी को ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी एंड सेकेंड इज स्टैटमेक। ओके, तो स्टैटमेक के बेसिक को ही पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके बैकग्राउंड को ही। तो पहले देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी क्या होती है। काइनेटिक थ्योरी जो है वो मैंने आपको ये बताया था कि काइनेटिक थ्योरी इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम दोनों ही कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं हम। और काइनेटिक थ्योरी एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, यानी कि सिस्टम में एटॉमिक लेवल पर जाकर के हम किसी सिस्टम की इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं कि ये कोई सिस्टम है हमारा जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं और उसकी इंडिविजुअल स्टडी करने वाले हैं हम। और ये n नंबर जो है वो आवागाद्रो नंबर के इक्वल रहता है, 10⁻23। तो हमने +2 में ये पढ़ा है कि कोई भी पार्टिकल अगर मूवमेंट कर रहा है और वो इस वॉल पे जाकर के टकराएगा, सिस्टम की वॉल पे जाकर के टकराएगा, तो पूरा जो मोमेंटम होगा वो उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि किसी t टाइम पर जो मोमेंटम होगा वो सिस्टम पर लगने वाले या इस वॉल पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है अगर सिस्टम का P प्रेशर, और प्रेशर मैं जानती हूँ एक कैसा है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर का क्या मतलब हो गया, जो पूरे सिस्टम के बारे में बताता है। प्रेशर क्या होगा, होल सिस्टम का होगा, जो होल लेवल पे बताएगा। तो प्रेशर, अगर मुझे इसका माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर मोमेंटम ऑफ एन एटम पता है तो मुझे फोर्स पता लग जाएगा। और अगर मुझे फोर्स पता है तो मैं प्रेशर फाइंड आउट कर सकती हूँ, P = F/A करके। यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स ही क्या है, प्रेशर है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया काइनेटिक थ्योरी का, ये कैसे वर्क करती है। अब इसकी लैंग्वेज पे आते हैं हम लोग, डेफिनेशंस पे। इन काइनेटिक थ्योरी वी स्टडी और डिस्कस द सिस्टम एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। हमने सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा है या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसकी स्टडी करी है, तभी तो हमने F फाइंड आउट किया है उसके मोमेंटम को लेकर के। वी आर इंटरेस्टेड अबाउट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। हम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल देखते हैं, ना कि मूवमेंट ऑफ होल देखते हैं। ये पूरा सिस्टम कैसे मूव कर रहा है वो हमने देखा ही नहीं है। हमने ये देखा है कि एक पार्टिकल है, इसी तरह n नंबर ऑफ पार्टिकल है, इस पार्टिकल का भी मूवमेंट देखेंगे, इस पार्टिकल का भी, इस पार्टिकल का भी। ये सभी पार्टिकल्स को हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे इसमें स्टडी करेंगे। KT एब्रीविएशन है काइनेटिक थ्योरी के लिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं, abbreviated as KT. KT yields macroscopic parameters by microscopic parameter. Microscopic parameter is momentum. Microscopic parameter ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ। KT gives detailed information, but at the same token it's the most difficult theory. अब काइनेटिक थ्योरी अपने को इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तो दे देती है, क्योंकि हमें एक सिंगल पार्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन अपन खुद सोच के देखें कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इंडिविजुअली स्टडी करना फिजिबल नहीं है, यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थिंग है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी
सक्सेसफुल नहीं रही इतनी, उसके लिए हमें कुछ और सोचने पे मजबूर हुए हम कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी हो सिस्टम की, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी सिस्टम की स्टडी हो जाए और ये फिजिबल भी रहे, मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं रही है स्टडी करना। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने आगे सोचा और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में थ्योरी प्रपोज की। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो काइनेटिक थ्योरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल पर हम लोग काइनेटिक थ्योरी के अंदर फोकस करते हैं, और सिंस ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, नॉन फिजिबल मान सकते हैं हम इसको ऑलमोस्ट, इसीलिए हम लोग नई थ्योरी को स्टडी करेंगे, वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब बात आ रही है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो डिफरेंस क्या रहेगा माइक्रोस्कोपिक स्टडी में काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में? वही सबसे मेन बात है, वही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि अपना केटी और स्टैटमैक में डिफरेंस क्या रहेगा। ये सेम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस सिस्टम के अंदर। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ले ली हमने, कोई भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो गई, यहाँ से ये ट्रेजेक्ट्री हो गई, यहाँ से ये ट्रेजेक्ट्री हो गई, ऐसे कई सारी ट्रेजेक्ट्रीज हो सकती है। तो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री की हम लोग यहाँ पे एवरेज स्टडी करने वाले हैं। पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री की जो एवरेज स्टडी होगी वो हम स्टैटमैक में करेंगे, और इस एवरेज स्टडी को हम प्रोबेबिलिटी स्टडी भी बोल सकते हैं। मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि इस पार्टिकल का इस ट्रेजेक्ट्री पे मोशन करते हुए जो मैकेनिक्स ये करेगा उसकी स्टडी क्या है, स्टैटमैक के अंदर आएगी। ओके, तो ये पूरा फोकस करता है ग्रुप के ऊपर, पूरा ग्रुप के ऊपर फोकस करेगा स्टैटमैक, वाइल केटी क्या कर रहा था, केटी एक इंडिविजुअल पार्टिकल पर फोकस कर रहा था। तो हम लोग अब ये कैसे बिलीव करेंगे कि ये एवरेज स्टडी होगी, वो पार्टिकल उसी वे में बिहेव करेगा? तो इसको हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि धोनी है, सपोज करते हैं धोनी इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, तो वो उसने 300 मैचेस का उनका एवरेज कंसिडर करके चलते हैं कि 60 रन्स बना रहे हैं वो। और अगर उनका मैच होता है और कोई कह रहा है कि धोनी 55 रन्स बना लेंगे, ओके, तो क्या आप इस पर एग्री करोगे, या आप ये बैट लगा सकते हो कि धोनी 55 रन्स बना लेंगे कल के मैच में? तो अगर 10 लोग इस बैट के बारे में सोच रहे हैं तो 10 में से 8 लोग ये कह देंगे कि हाँ मैं लगा लूँगा ये शर्त, क्योंकि पिछले जो 300 मैचेस का एवरेज उसका 60 रन है, तो कल के मैच में 55 रन तो वो शायद बना ही लेगा। ठीक है, तो यही एवरेज स्टडी है ये अपनी। अब यहाँ पे बात हमने 300 की करी, इसी 300 को अगर मैं 10 टू द पावर 23 कर दूँ, इतने नंबर ऑफ मैचेस, यानी कि 10 के आगे 23 जीरोस, इतने नंबर ऑफ मैचेस अगर कोई खेल ले और उसका एवरेज मुझे पता हो, ठीक है, इसका एवरेज पता है, तो 10 में से कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो नहीं बोलेगा कि मैं इसको मानूं या इस पे शर्त लगा लूँ कि धोनी कल 55 रन बना ही लेगा। ठीक है, तो यही इसी टाइप का एक कंसेप्ट है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एवरेज स्टडी अगर हमको पता है तो पार्टिकल उसी वे में आगे क्या करेगा, आगे बिहेव करने वाला है। तो ये बेसिक्स हो गया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। अब इसके अंदर दो वर्ड हैं, स्टैटिस्टिकल और मैकेनिक्स। ये दोनों वर्ड से अपन क्या समझ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है, हिंदी में इसको सांख्यिकी कहेंगे अपन, ये सांख्यिकी आप लिख लेना इसको, हिंदी में इसको हम लोग सांख्यिकी कहेंगे।
तो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर और मैकेनिक्स, इसके दो वर्ड हो गए। तो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर का क्या मतलब हो गया कि हम लोग उसके एवरेज निकाल रहे हैं, उसके ईच कंडीशन पे या उसका ईच पॉइंट्स पे उसके क्या ले रहे हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं या उस पर उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो स्टैटिस्टिक्स तैयार हुई है उसके बिहेवियर की स्टडी हम लोग करने वाले हैं स्टैट मैक में या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स का क्या मतलब हो गया, मैकेनिक्स क्यों बोला है इसको, मैकेनिक्स यानी कि पार्टिकल अगर मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल अगर मोशन कर रहे हैं तो मैकेनिक्स होना ज़रूरी है वहाँ पे। अगर पार्टिकल मोशन कर रहे हैं तो मैकेनिक्स तो वहाँ होगी ही होगी। ये समझ में आ रहा है। अब ये मैकेनिक्स दो टाइप की हो सकती है। मैकेनिक्स दो टाइप की कैसे हो सकती है, कौन कौन सी, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। दोनों टाइप की मैकेनिक्स ही हम लोग स्टैट मैक में पढ़ने वाले हैं। और इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने आपको कल भी बताया था कि स्टैटिकल मैकेनिक्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया है हमने फर्दर, क्लासिकल स्टैट मैक एंड क्वांटम स्टैट मैक। तो क्लासिकल स्टैट मैक में जो साइंटिस्ट हम पढ़ने वाले हैं या जिन जिन साइंटिस्ट ने स्टडी करी है वो है बोल्ट्जमैन, गिब्स एंड मैक्सवेल। तो इसीलिए सिंस बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल पे इसने काफ़ी स्टडी करी है, इसीलिए इसको बोल्ट्जमैन मैक्सवेल स्टैटिक्स भी कहते हैं। बोल्ट्जमैन मैक्सवेल स्टैटिक्स, आगे हम लोग इसी नाम से पढ़ेंगे क्लासिकल स्टेट मैक को, बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। और क्वांटम स्टेट मैक के अंदर बोस आइंस्टाइन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, इसको हम बीई स्टैटिक्स कहेंगे। और सेकंड क्लासिफिकेशन है क्वांटम का ही, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, इसको हम लोग एफडी स्टैटिक्स के नाम से बोलेंगे। ये क्लासिकल को बीएम स्टैटिक्स, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल स्टैटिक्स बोलेंगे। और क्वांटम को फर्दर दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, बीई स्टैटिक्स एंड एफडी स्टैटिक्स। बीई मतलब बोस आइंस्टाइन, एफडी मतलब फर्मी डिराक। ओके, तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स जो है वो डील करती है बोस पार्टिकल्स के साथ में, ठीक है। और फर्मी डिराक स्टैटिक्स जो है वो फर्मी पार्टिकल्स के साथ डील्स करती है। अब ये बोस पार्टिकल और फर्मी पार्टिकल्स क्या है, बोस पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल स्पिन्स, मतलब कि इंटीग्रल स्पिन का क्या मतलब हो गया, यानी होल नंबर होंगे स्पिन्स का, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग फोटोन ले सकते हैं। फोटोन का जो स्पिन होता है वो 1 रहता है, यानी कि जितने भी बोस पार्टिकल्स होंगे उनके सारे स्पिन्स जो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स क्या रहेंगे, इंटीग्रल रहेंगे 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और फर्मी डिराक पार्टिकल्स क्या होते हैं, फर्मी पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स हैविंग हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन। तो ये जो ऑड वर्ड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन का क्या मतलब हुआ, s इज इक्वल टू 1/2, देन वी हैव टू टेक ऑड नंबर 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। ऑड नंबर ही क्यों लेना है, अगर मैं सारे इंटीग्रल नंबर ले लूँ 1 2 3 4 और इनका हाफ करूं तो इसकी वैल्यू 1 आ जानी है, इसकी वैल्यू 2 आ जानी है। तो ये 1 और 2 तो क्या हो गए, बोस पार्टिकल्स हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा इस कंडीशन में। इसीलिए ये जो ऑड इंटीग्रल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये जस्ट बेसिक आइडिया है, अब तक हम लोग डेफिनेशन पार्ट पर आए नहीं हैं स्टेट मैक के। तो बेसिक आइडिया आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने स्टेट मैक को क्लासीफाई किया है। एक बार देख लेते हैं ब्रॉडली। स्टेट मैक का हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि कैसे बिहेव करता है इसके अंदर, क्यों अपन एवरेज स्टडी लेते हैं और एवरेज स्टडी वैलिड कैसे हुई, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था। और स्टैटिकल और मैकेनिक्स जो दो वर्ड से बना है ये, उनका क्या मतलब है, इनको कैसे हमने डिराइव किया है, कैसे डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, क्लासिकल एंड क्वांटम।
क्लासिकल फर्दर जो साइंटिस्ट है वो बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल है, तो इसको बीएम स्टैटिक्स एंड क्वांटम स्टेटमेक में क्या है, बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन है, फर्स्ट बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स है एंड सेकंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स है। अब बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्ट को हमने किन किन पार्टिकल्स के साथ डील्स करते हैं वो समझा है। बीई स्टैटिक्स जो है वो बोस पार्टिकल्स के साथ डील करती है और बोस पार्टिकल क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स क्या है, फर्मी पार्टिकल्स के साथ डील्स करती है और वो क्या होते हैं वो भी मैंने अभी आपको बताया। इसके एग्जांपल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम होता है वो इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं हम। ठीक है, अब हम लैंग्वेज पे आते हैं। स्टेटमेक की सॉरी branch of science which establishes the interpretation of microscopic behavior of system in the terms of its माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ये मैंने पहले भी बताया था कि माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंसीडर करके, यानी कि क्या किया था अपन ने, मोमेंटम को कंसीडर करके प्रेशर फाइंड आउट किया था केटी में। सेम उसी तरीके से हमने क्या किया है, माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट को कंसीडर करके किसी भी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को एस्टैब्लिश करना, ये स्टेटमेक करती है। अब ये इसका एग्जांपल है, थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी कॉमन फार्मूला है ये एंट्रोपी का। ये एंट्रोपी हो गई। एंट्रोपी इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है और एंट्रोपी एक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। इससे इसको डिराइव करना ही स्टेटमेक के अंदर आता है या माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आता है। सिंस स्टेटमेक क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी का ही एक पार्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसकी लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये हमको समझ में आ रहा है लेकिन फर्दर हम उसको जब रीड करने वाले हैं तो इसकी लैंग्वेज पे हमें काफ़ी ध्यान देना है। एक एक वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये पहले से लिख के रखी है पूरी लैंग्वेज। As its name implies, it's not concerned with the actual motion of individual particle। ये हमने देखा कि ये किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्चुअल मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये पूरी एक एवरेज स्टडी है। जहाँ बात आ जाएगी इंडिविजुअल पार्टिकल की, वो हम लोग डील करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी में। यही तो मेन डिफरेंस है दोनों में। So actual motion of individual particle of a system but investigates some average or most probable। इस most probable यानी कि most probable वर्ड का मतलब क्या हो गया, 3-4 बार अगर अपन किसी फिनोमिनन को स्टडी करें और उसका जो एवरेज निकालें, जैसे कि 3-4 बार सेम तरीके से कोई चीज़ हो रही है और उसका एवरेज निकालें तो वो ही उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है, या उसको अपन मोस्ट प्रोबेबल पैरामीटर कह सकते हैं किसी भी फिनोमिनन का। मोस्ट प्रोबेबल और स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विदाउट गोइंग इनटू इंटीरियर डिटेल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अपन क्या करते हैं, रेदर देन इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करके ग्रुप ऑफ पार्टिकल की स्टडी करते हैं और उसके जो मोस्ट प्रोबेबल पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग कंसीडर करते हुए स्टेटमेंट्स देते हैं या फिर लॉ फॉर्म करते हैं। ये है स्टेटमेंट्स। थर्ड पॉइंट जो है स्टेटमेंट में, all the result of thermodynamics and large number of general relation for calculating the microscopic parameter of the system from a knowledge of its microscopic constituent। बार बार ये यही कह रहा है कि group of microscopic constituents will give us or will help us to find out मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ सिस्टम। ये इसकी वन लाइन में ये बात हो गई कि ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब कि ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हम स्टडी करके एक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर अपन फाइंड आउट करते हैं उसकी हेल्प से। यही हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है और यही हमारी स्टेटमेंट की डेफिनेशन में है। यानी कि हम लोग स्टेटमेंट से क्या, हम लोग प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं,
हेलमेटिस फ्री एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। तो इन मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को हम लोग ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का एक साथ स्टडी करके उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं या मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर को कंसीडर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक टर्म हमारे पास निकली, प्रोबेबल बिहेवियर। प्रोबेबल बिहेवियर मैं ये मान के चलती हूँ कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। तो यही हमारे यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कि प्रोबेबल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल सिस्टम। तो ये प्रोबेबल बिहेवियर हमारे पास आया कहाँ से है, इसीलिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी सेशन लेना ज़रूरी समझा, ताकि आप इसके बैकग्राउंड को जान सकें कि स्टेटमैक होता क्या है, स्टेटमैक आया क्यों, कहाँ से आया, और उसके बाद में हम कैसे प्रोबेबल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स तक पहुँचे, ये जानना बहुत ज़रूरी था इसके बैकग्राउंड में। इसके लिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी सेशन रखा, अपने 2 सेशन में ये हुआ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर स्टूडेंट्स।